साथ ही इस वीडियो के अंदर अब हम विचार नवनीत का जो तीसरा भाग है, जिसका नाम है वैभव का मार्ग, राष्ट्रीय चेतना का जागरण, इसके तहत अब हम 19वें अध्याय पर बात कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है शाश्वत अधिष्ठान। पहली हेडिंग आती है वृद्धि की आशंका। इसमें वो कहते हैं कि संघ का बहुत ही छोटे रूप में संघ का शुरुआत हुआ था, आज ये बड़ा विशाल रूप में पैदा हो गया। दूसरा वो कहते हैं कि संघ की जो शाखाएं हैं उन्होंने निरंतर काम किया है और साथ में बहुत ही विपरीत परिस्थिति में भी ये शाखाएं निरंतर चली हैं। इसके आगे बताते हैं संघ जैसी शुरू हुआ था उसके 15 साल बाद ही जो डॉक्टर हेगड़ेवार थे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से काफ़ी परेशानी आई उस समय। उसके बाद ही संघ दुगनी गति से आगे बढ़ता रहा। ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक था। इसके बाद जब अंग्रेज चले गए हमारे देश से, तब कुछ लोग भ्रमित हो गए कि अब अंग्रेज यहाँ से चले गए, अब इस संघ की ज़रूरत क्या है। इसमें वो कहते हैं कि ये राजनीतिक जो परिस्थिति है ये अस्थायी है, मगर स्थायी रूप से एक शक्तिशाली समाज को बनाने के लिए, एक शक्तिशाली राष्ट्र को बनाने के लिए का या संघ का काम है वो बहुत ही जरूरी है। इस तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं। अगली हेडिंग आती है एक स्थायी अधिष्ठान के लिए। इसके अंदर भी उसी तरीके की बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके संस्थापक थे, उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही उनको कई विचारों ने प्रेरित किया और उन्होंने कहा कि गुलामी के मूल कारण तथा उसके निराकरण हेतु सही और भावनात्मक कार्य प्रक्रिया के रूप में संघ की स्थापना की गई है। इस तरीके से वो संघ के उद्देश्य के बारे में बताते हैं। आगे हेडिंग आती प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण के परिणाम। इसमें कहते हैं कि संघ के बनने के बाद से जो हिंदुओं पर अत्याचार थे, राजनेताओं के ऊपर आरोप लगाते कि जो कांग्रेस के राजनेता थे वो मुसलमानों के साथ प्रतिक्रियात्मक भावना से प्रेरित हो गए थे। मगर हमारे देश के ऊपर जो मुसलमानों के बढ़ते हुए अत्याचार, हिंसा, धर्म परिवर्तन, ये जो सवाल आरएसएस उठाता, वो कह रहे ये सारे सवालों को पर निरंतर प्रक्रिया दी, निरंतर इसको उठाया। ये जब से शुरुआत है, जब से मुसलमानों ने हमारे देश पे कदम रखा और आज तक जारी है। इसका परिणाम है कि हमारे लोगों के मस्तिष्क के अंदर ये बात जो है बहुत ही अच्छी तरीके से उनके दिलो दिमाग में बैठ गई। एक उदाहरण से समझाते हैं कि गौवध को लेकर एक व्यक्ति उनके पास आया। उन्होंने कहा कि मुसलमान जो है गौवध करते हैं या गौमांस खाते हैं। तो मैंने उनको कहा कि गौमांस खाने में क्या दिक्कत है। तो एकदम से वो सन्न रह गए, यानी उनको लगा कि वो उनका एक तरीके से खून खोल गया। तो जो निरंतर वो प्रतिक्रिया देते रहे हैं उसका परिणाम इसको बताते हैं। और वो कहते हैं कि दुर्गुणों का ये सतत चिंतन उनके मस्तिष्क पर वैसी ही विचारों की ये गहरी छाप छोड़ दी है, उनको सांस्कृतिक दृष्टि से मुसलमान बना दिया है, यद्यपि वे राजनीतिक दृष्टि से हिंदू बने हुए हैं। ये बात वो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं के लिए कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि प्रतिक्रियात्मक जो मनोवृत्ति है उसका एक उदाहरण देते हैं कि एक जगह वो गए वहाँ पर संघ की बैठक करने। तो उन्होंने कहा कि ये तो पूरा हिंदुओं का गांव है, यहाँ कोई मुसलमान नहीं है, इसलिए यहाँ बैठक करने की क्या ज़रूरत है। तो फिर उन्होंने बोला कि हम जो है हिंदुओं का संगठन बना रहे, मुसलमानों का संगठन नहीं बना रहे। आप सब लोग हिंदू हैं ना, तो हिंदुओं का संगठन बनाने के लिए हम आए हैं। इस तरीके से जो प्रतिक्रियात्मक सवाल आरएसएस ने उठाए, वो सारे सवालों ने एक छाप आम जनता के मस्तिष्क में छोड़ी है। अगली हेडिंग आती है जीवित समाज का लक्षण। इसके अंदर साथ ही बहुत सारी चीज़ों को दोहराया गया है, इसलिए इसको मैं छोड़ देता हूँ। अगली हेडिंग आती है स्वप्न साकार करना। इसमें जो संघ के लोग हैं, संघ का कार्यकर्ता हैं, उनकी कार्य पद्धति के बारे में बताते हैं। और कहते हैं संघ के कार्यकर्ता इस तरीके से काम करते हैं कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो उसमें भी वो अपना कार्य निरंतर उसी रूप में करते हैं। और जो उनके दैनिक काम हैं, जो दैनिक विधि बताई गई हैं, उससे वो स्वस्फूर्त होते हैं और आनंदित होते हैं। आगे कहते हैं संघ का एक अनोखा लक्षण है जिसमें साधन और साध्य, एक थ्योरी बताते हैं जिसमें कहते हैं सुसंगठित समाज का निर्माण करना ये साध्य है और व्यक्तियों को एकत्रित करके तथा संगठित जीवन के लिए संस्कारित करने के जो प्रयत्न हैं वो साधन हैं।
और इसी विधि से धीरे 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 करके जो उनका सपना है वो साकार होता है। अगली हेडिंग आती है एक विरोधी उदाहरण। इसमें समझाते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका उद्देश्य सिर्फ भारत देश को आज़ाद कराना था, और जब अंग्रेज यहाँ से चले गए थे तब कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो गया था। महात्मा गांधी ने उस समय कहा था कि इस कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, मगर मनुष्य को नाम और रूप से लगाव होता है, इसलिए जो कांग्रेस के बाकी लोग थे उन्होंने उसको समाप्त नहीं किया और उसको निरंतर आगे बढ़ाया। और वो कह रहे कि इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस का कोई भावनात्मक लक्ष्य नहीं था। इस कारण से कांग्रेस बहुत ही कम समय में पतित हो गई, दिशा से भटक गई। उसके बाद से कांग्रेस के जो बहुत सारी चीज़ों को वो बताते हैं कि कांग्रेस ने ये किया और उसकी आलोचना करते हैं। कांग्रेस की तो शुरू से आखिरी तक सारे दिशाओं की सारे उसकी आलोचना आरएसएस ने की है, तो कहीं कहीं बीच बीच में इसको बताते रहते हैं। अगली हेडिंग आती नया पागलपन। इसमें बेसिकली वो एक बात को बताते हैं, जो भाषा के आधार पर एक विवाद को बताते हैं कि तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी कोई थे जिन्होंने 1965 में ये मामला उठाया था कि तमिलनाडु पर हिंदी को नहीं थोपना है, और ये विवाद काफ़ी हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम हिंदी को स्वीकार नहीं करेंगे भले ही हमारा राष्ट्र अलग हो जाए। इस विवाद को आधार बनाते हुए कहते हैं कि राष्ट्र को विखंडन करने का ये जो परिस्थिति था, ये जिसके कारण से वो बार बार एकमात्र सरकार, ये सारी चीज़ों को बताते हैं। तो भाषा के आधार पे जो स्टेट्स बने थे, जो संस्कृति के आधार पे स्टेट्स बने थे, उसका विरोध आरएसएस ने शुरू से किया है। वो इसी आधार पर किया है कि ये अलग राष्ट्र की बात करने लगेंगे। मगर हम आज देखते हैं कि इतने 70 सालों बाद हमारे देश के अंदर इस तरीके का छुटपुट झगड़ा होते हैं, मगर एक बड़ा कोई बंटवारा जैसा बात, कोई अलग राष्ट्र का बात नहीं हुआ। इसको भी ध्यान रखना है साथियों। अगली हेडिंग आती अस्थायी श्रद्धाएं। इसमें वो बताते हैं कि पंडित नेहरू असम में एक सभा में गए थे, जहाँ पे 3000 लोग आए सभा में, वो एकदम से सारे लोग उठ के चले गए, तो जिससे चिढ़ गए वो। उन्होंने कहा कि राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र है ये। इस तरीके से वो कहने की कोशिश करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ये चिढ़ के बोले, मगर जो इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं किए। इसको कहते हैं कि इनकी श्रद्धा अस्थिर थी। इसके अंदर वो कहते हैं कि हमारे जो नेताओं हैं उन्होंने राष्ट्र के लिए एक नया ध्वज बनाया है। इसमें कहते हैं कि ये ध्वज कैसे बना, इसका जो बाहर के ध्वज बने उसका असर इसके ऊपर है, जिसमें वो बताते हैं जैसे फ्रांस के अंदर समता, भाईचारा और स्वतंत्रता, ये 3 कल्पनाओं को लेकर के वहाँ आंदोलन चले थे। इसीलिए उन्होंने अपने झंडे के अंदर ये 3 अलग अलग पट्टी बना दी, और स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनके लिए ये पट्टियाँ विशेष आकर्षण का केंद्र थीं। तो कांग्रेस ने इसी को कॉपी कर लिया, और इसके बाद से फिर इसका एक उन्होंने स्पष्टीकरण किया कि भगवा रंग जो है विभिन्न जातियों का प्रतीक है, हरा रंग मुसलमानों का प्रतीक है, और सफ़ेद रंग अन्य सभी जातियों का है। इस झंडे के अंदर मुसलमानों को विशेष स्थान क्यों दिया गया? क्योंकि वो तो हिंदू हैं, क्योंकि इन्होंने अपने दिमाग में मुसलमानों के लिए विशेष स्थान बना लिया था, क्योंकि मुसलमानों का नाम लिए बिना उनकी राष्ट्रीयता पूर्ण नहीं होती। उसके बाद से कुछ लोगों ने कहा कि इसके अंदर सांप्रदायिकता की गंध आती है, तो फिर एक नया स्पष्टीकरण सामने आ गया, जिसमें कहा गया कि भगवा जो रंग है वो त्याग का प्रतीक है, सफ़ेद रंग जो है पवित्रता का प्रतीक है, और हरा रंग जो है शांति का प्रतीक है। इस तरीके से वो बताते हैं कि इस मुद्दे पर कांग्रेस के अंदर भी आपस में वाद विवाद हुआ। आगे कहते हैं कि हमारा एक प्राचीन राष्ट्र है जिसका अपना एक गौरवशाली इतिहास है, तब क्या हमारा कोई अपना एक ध्वज नहीं था? क्या इतने सालों से हमारा कोई राष्ट्रीय चिन्ह नहीं था? निसंदेह वह था। फिर वो कहते हैं हमारे दिमागों में ये शून्यता क्यों हुई, ये रिक्तता क्यों हुई, ये सवाल उठाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसमें थोड़ा सा समझना है कि जो ये झंडा बना था, राष्ट्रीय झंडा जो तिरंगा झंडा है, इसके जो कॉन्सेप्ट है और आरएसएस का जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों अलग हैं। और आरएसएस ने इस तिरंगे झंडे को कभी अपना झंडा नहीं माना। इसलिए भारत माता के 2 स्वरूप हैं। जो आरएसएस की भारत माता है वो भगवा झंडे लिए है,
जो देश की भारत माता है उसके हाथ में तिरंगा झंडा है। ये विचारों का टकराव है, इस विचारों को समझना है। जो भारत माता का कॉन्सेप्ट है तिरंगे झंडे वाला, जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये सामूहिक संस्कृति सामूहिक कल्चर जो उस समय की परिस्थिति थी, सबको एकजुट करके, संस्कृतियों को एकजुट करके, पंथों को, संप्रदायों को, धर्मों को एकजुट करके एक राष्ट्र बनाया गया, जिस राष्ट्र का झंडा तिरंगा झंडा है। और उस झंडा को जो भारत माता लिए खड़ी है, उसके हृदय में ये सारी विचारधाराएं हैं। ये एक विचारधारा ये हो गई जिसके अंदर धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा है। जो राष्ट्रीय आंदोलन की मूल भावना थी, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था, उसकी मूल भावना थी। अब दूसरा एक विचारधारा क्या आरएसएस का है, जो आरएसएस हिंदू राष्ट्रीय जीवन की बात करता है, हिंदू राष्ट्रीय जीवन से हिंदू राष्ट्र की बात करता है। तो इसकी जो विचारधारा के आधार पर इनका भारत माता का भगवा झंडा है, हिंदू राष्ट्र का भगवा झंडा है। इसलिए उस समय जो आज़ादी के समय जो तिरंगा झंडा बना, उस झंडे को आरएसएस ने जलाया था, उस झंडे को अपने राष्ट्र का झंडा स्वीकार नहीं किया। अब ये विचार समझते जाना, क्योंकि इन्होंने अपने दिमाग में एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को अपने दिमाग में बिठा लिया। जैसे मैंने आपको समझाया कि विकास क्रम को ये अस्वीकारते हैं। विकास क्रम में हमारे देश के अंदर कई पंथ पैदा हुए, कई धर्म पैदा हुए। इसी विकास क्रम में इस्लाम धर्म हमारे देश में आ गया, इसी विकास क्रम में ईसाई धर्म हमारे देश में आ गया। तो ये सारा विकास क्रम जो हुआ, इस विकास क्रम को आरएसएस नहीं स्वीकारता है। वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि पुरातन में हिंदू संस्कृति थी तो आज भी हिंदू राष्ट्र होगा। इस विकास क्रम को नकारता है। यही विकृति है इस विचारधारा की। इसी कारण से वो तिरंगे झंडे को अपना झंडा नहीं मानता, भगवा झंडे को अपना झंडा मानता है। इसको अच्छी तरीके से विचारधारा के रूप में ध्यान रखना है। आज जो नरेंद्र मोदी या आरएसएस के लोग जो सत्ता में हैं, जो तिरंगा झंडे के सामने वो सलूट करते हैं, ये मान लीजिए तिरंगे झंडे को अंदर से दिल से नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ सत्ता पाने के लिए एक नाटक कर रहे हैं, एक नाटक है। इनकी तिरंगा झंडे की विचारधारा में इनकी राष्ट्रभक्ति नहीं है, या उस विचारधारा को ये स्वीकारते नहीं हैं। मगर आज परिस्थिति बस वो तिरंगे झंडे के सामने सलूट करते हैं। इसलिए हमें देखते हैं कि 2014 के पहले तक जो आरएसएस का मुख्यालय था, उस पर राष्ट्रीय झंडा तिरंगा झंडा कभी नहीं फहराया उन्होंने। इसलिए तिरंगे झंडे को कभी स्वीकार नहीं किया। तो अभी वो आलोचना के कारण से लगाने लगे, मगर उनके मनो मस्तिष्क के अंदर तिरंगा झंडा और तिरंगा झंडे की विचारधारा नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको हमको वैचारिक रूप से ध्यान रखना है। अब दूसरा पार्ट आता संविधान का। संविधान के बारे में वो कहते हैं कि ये संविधान जो है, जो यूरोप के देश हैं उनका कॉपी है। वो कहते हैं लीग ऑफ नेशंस ने जो गाइडलाइन दी थी उसके कुछ अंश हैं इसके अंदर, और अमेरिका का जो संविधान है उसके कुछ अंश हैं इसके अंदर। और कहते हैं सब मिला करके खिचड़ी बना दी है। संविधान को खिचड़ी कहते हैं कि इस किताब को खिचड़ी बना दिया है। इसके आगे एक राइटर का नाम लेते हैं कि उसने एक किताब लिखी जो लोकमान्य तिलक की देन थी। उसमें लिखा गया कि आश्चर्य है कि स्वराज स्वधर्म जीवन के लक्ष्य के साथ राज्य के लक्ष्य के संयोग जैसी कल्पनाएं संविधान की भूमिका में नहीं दिखती हैं। और आगे कहते हैं भारतीय संविधान के अंदर भारतीय आदर्शों एवं राजनीतिक दर्शन की कोई झलक नहीं दिखती है। और वो कहते हैं चुनाव के टाइम पे जो विदेशी कल्पना है समाजवाद, नेता बोलने लगते हैं कि समाजवाद के सिद्धांत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेसियों के अंदर भी ये भावना आ गई है कि वो समाजवाद, समाज का समाजवादी ढांचा, लोकतांत्रिक समाजवाद, इसी तरीके के शब्दों के अंदर गोते लगा रहे हों। आगे कहते कभी हम अमेरिका की तरफ बह गए, कभी रूस की तरफ बह गए, और ये सब जो हुआ ये हमको नैतिक और बौद्धिक विनाश की तरफ ही ले गया, क्योंकि हम अपने आधार पर नहीं खड़े हैं। हमने अपने आधार स्तंभ को खो दिया है। इसमें कहते हैं कि राष्ट्रीय जीवन को खो दिया है। इसमें साथ ये समझना है कि जो संविधान का जो पूरा एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था को भी आरएसएस ने कभी स्वीकार नहीं किया।
आरएसएस राष्ट्रीय जीवन के नाम पर, अब आप मेरी चर्चा से समझ गए होंगे, जो राष्ट्रीय जीवन की मूल भावना मनुस्मृति के अंदर है। मनुस्मृति हिंदू राष्ट्रीय जीवन का संविधान है, मनुस्मृति। तो वो कहते हैं कि मनुस्मृति तो संविधान है, और मनुस्मृति के संविधान की जो व्यवस्था है वही हिंदू राष्ट्रीय जीवन की मूल व्यवस्था है। ये हमको समझना है। इसलिए कभी इस संविधान को संविधान नहीं माना आरएसएस ने। आरएसएस आज भी मनुस्मृति को अपना संविधान मानता है। इस तरीके से इन्होंने संविधान का विरोध किया। इसलिए हमको साथ ये समझना है कि हमारे देश का जो ये बहुत बड़ा विडंबना है कि आज ऐसे लोग इस सत्ता में हैं। नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो आरएसएस की सरकार है, और ऐसे लोग हैं, ये ऐसे विचार के लोग हैं जो हमारे देश के झंडे की भावना को या झंडे को नहीं स्वीकारते, और हमारा जो संविधान है, संविधान को नहीं स्वीकारते, संविधान की मूल भावना को नहीं स्वीकारते। तो इस तरीके के लोग आज राज सत्ता में हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए वो इस ताकत से इस संविधान को की मूल भावना को परिवर्तित करना चाहते हैं। इसलिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। संविधान की जो मूल भावना है उसको बदलना चाहते हैं, उसको पूरी तरीके से धीरे धीरे करके हटाना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्षता के जो भाव है उसको खत्म करना चाहते हैं। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई वाला भाई भाई, ये कॉन्सेप्ट है, इसको खत्म करना चाहते हैं। वो हिंदुओं का राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। बाकी जो दूसरे लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, वो इस राष्ट्र के नागरिक तभी बनेंगे जब हिंदू चाहेंगे। इस तरीके की परिकल्पना, उनको भाई नहीं मानते हो, इस तरीके की परिकल्पना वाले लोग हमारे देश की आज राज सत्ता में आ गए। तो ये बड़ा खतरा है। इसलिए आज जो संविधान की जो मूल भावना है, स्ट्रक्चर है, उसको तोड़ रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा खतरा है। और आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने होगी। आगे क्या परिस्थितियां होंगी ये देखने लायक होगा। मगर इस संविधान की मूल भावना को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, और कर रही है। युद्ध स्तर पर वो ताकत लगा के कर रहे हैं, ताकि इस संविधान को कैसे भी करके वो निष्प्रभावी कर सकें। संघीय ढांचा के लिए मैं पिछले चैप्टर में समझा चुका हूं। संघीय ढांचा का भी विरोध करते हैं। एक सरकार चाहिए उनको, केवल एक केंद्र की सरकार चाहिए, एक ही तरीके की सरकार चाहिए। स्टेट का जो संघीय ढांचा ये नहीं चाहिए उनको, उसको तोड़ने का भी काम कर रहे हैं। इस तरीके से पूरा देश का जो मूल स्वरूप है उसको तोड़ने का षड्यंत्र आज हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार और जो आरएसएस की सरकार है, ये पूरी तरीके से एक षड्यंत्र के रूप में कर रही है, जिसको आज हमको समझने की जरूरत है। अगली हेडिंग आती है इतिहास की शिक्षा। इसमें कहते हैं इस पतन को रोकना है तो जो कांग्रेस ने, उनके हिसाब से कांग्रेस ने पतन शुरू कर दिया है। इस पतन को रोकना है तो हमको स्वयं इस राष्ट्रीय चेतना का पुनर्जागरण करना होगा। इसी के अंदर हमारी असली जड़ें हैं, जो हमारे राष्ट्रीय आदर्शों, महत्वाकांक्षाओं, इतिहास एवं परंपराओं की धरती में गहरी बैठी हुई हैं, और यही करने के लिए संघ का निर्माण किया है। आगे इसमें कहते हैं इतिहास से कम ये शिक्षा लेनी चाहिए कि पृथ्वीराज चौहान इस कारण से परास्त हो गया कि उसकी जो नव विवाहिता थी, संयोगिता, वो लड़ाई के समय युद्ध दरवाजे पर था और उसके साथ वो आमोद प्रमोद में डूबा हुआ था। इस कारण से पृथ्वीराज चौहान हार गया। इस तरीके से इतिहास से शिक्षा लेने की बात करते हैं। अगली हेडिंग आती खतरे का संकेत। इसके अंदर साथियों युवाओं के बारे में वो बताते हैं कि युवा जिस तरीके से अभी जो नई व्यवस्था आई है, नई तरीके के शौक आए हैं, जो ये यूरोप से बहुत सारी चीज़ों का आया, लड़कियां जिस तरीके से खुले रूप से सामने आ रहे हैं, और जो पिक्चरों में और जो ये सौंदर्य प्रसाधन चल रहे हैं, इस तरीके से पूरा समझाते हैं। और ये कहते हैं कि युवा जो जिस तरीके से भटक रहा है ये खतरा है, इसको खतरा बताते हैं। युवा जिस तरीके से भटक रहे हैं, वो युवा भटकने को उन सारी चीज़ों को बताते हैं जो नए तरीके से पैदा हुई थी, और हमारे देश के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी, नई तरीके की सारी चीज़ें आई थी, जिसके अंदर युवा डूब गया है, इस तरीके से समझाते हैं। और इसको ये
खतरा बताते हैं। इसमें यूरोप के देशों का कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे कहते हैं फ्रांस की जो हार है वो मैदान में नहीं हुई, वो नृत्य गृहों में हुई, कि लोग नृत्य गृहों में मस्त थे। इस तरीके से वो बहुत सारे उदाहरण देकर के जो हमारे देश के अंदर जो चल रहा था, लोकतंत्र आने के बाद जो चल रहा था, जिस तरीके से महिलाएं, बच्चे, बच्चियां, युवा, तो इस सब को वो एक खतरा बताते हैं। वो अंत में वहीं ले जाते हैं कि राष्ट्रीय जीवन का एक चित्र है, वो चित्र युवाओं के मस्तिष्क में आना चाहिए। यदि वो चित्र युवाओं के मस्तिष्क में नहीं आएगा तो ये बहुत बड़ा एक खतरा हो जाएगा। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी के लिए काम कर रहा है, ताकि युवाओं के अंदर जो राष्ट्रीय जीवन है उसका एक चित्र हो और उसका जो भटकाव है उसको उससे रोक सकें। इस तरीके से सब समझाते हुए इस अध्याय को साथी यहीं ख़त्म करते हैं। साथ ही इस अध्याय के अंदर बेसिकली 2 ही नई थ्योरी हैं जिसके बारे में आरएसएस ने बताया, एक झंडे के बारे में, एक संविधान के बारे में। झंडे के बारे में उनकी क्या समझ है और संविधान के बारे में क्या समझ है, उनको गोलवलकर ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया। ये हमको ध्यान रखना है और हमको इसलिए आने वाला जो खतरा है इसको ध्यान रखना है कि आज के समय में क्या खतरा आने वाला है, क्योंकि ये ऐसे लोग आज सरकार में हैं जिनका संविधान पे विश्वास नहीं है, जिनका तिरंगे झंडे की संस्कृति पे विश्वास नहीं है, जिनका तिरंगे झंडे लिए भारत माता है उसके ऊपर विश्वास नहीं है। तो ये सबको बदल देना चाहते हैं। ये हमको ध्यान रखना है साथियों, ये बहुत ही बड़ा दुखद विषय है। अब इसको कैसे बचा पाएंगे, क्या होगा, ये पता नहीं। हमारे देश की जनता के अंदर बहुसंख्यक जो हिंदू हैं उनके अंदर ये हिंदू मुसलमान का जो चेतना, नफरत, घृणा चढ़ाते 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 इस स्तर पर पहुंच गए कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को तैयार कर लिया जिनको जो आरएसएस कहता है उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि आरएसएस का जो विचार आज जो लागू करना चाहता है ये लागू नहीं हो सकता। ये मैं पहले से बहुत जगह समझा चुका हूं। विकास क्रम में धर्म के आधार पे कोई सत्ता कायम नहीं हो सकती है। धर्म आधारित राज सत्ता, राजाशाही व्यवस्था थी जो विकास क्रम में खत्म हो गई। लोकतंत्र आ गया। लोकतंत्र के अंदर धर्मनिरपेक्ष की भावना से ही राज सत्ता चलेगी। किसी भी एक धर्म के नाम से राज सत्ता नहीं चलेगी साथियों, ये हो ही नहीं सकता। मगर ये करने का कोशिश कर रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं देश का। देश के अंदर अराजकता पैदा करेंगे। देश के अंदर जो आगे बढ़ने का रास्ता है वो रुकेगा। तरह तरह के षड्यंत्र देश के अंदर होंगे। दोबारा फिर धर्मों के आधार पर राज सत्ता बनाने का झगड़ा शुरू होगा। इस तरीके की दिशा में आरएसएस चल रहा है। ये खतरा हमको समझने का जरूरत है। तो ये साथियों एक दिशा है आरएसएस की जो हम गोल करके इस चर्चा से समझ सकते हैं आज। और आज हम ये समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार किस दिशा में जाएगी, क्या क्या करेगी, ये स्पष्ट समझ में आ रहा है। इनके चरित्र से समझ में आ रहा है। तो इस खतरे को साथी हमको समझना है और इस खतरे को रोकना है। यदि हम इस खतरे को नहीं रोक पाएंगे तो आने वाली हमारी कई पीढ़ियां बर्बाद होगी। हमारा देश झुलस जाएगा। हमारा देश फिर से खंड खंड होने की तरफ बढ़ जाएगा। इसलिए हमको इस पूरे विकृत विचार को रोकना है साथियों। अब मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपसे अपील करता हूं कि इसके पहले जो विचार नवनीत के वीडियो हैं वो जरूर सुने। उसके आगे हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा के वीडियो उनको सुने। उसके पहले सावरकर की हिंदुत्व की थ्योरी के वीडियो उनको सुने। इस पूरी विचारधारा को समझने के लिए सारे वीडियो को समय निकाल करके जरूर सुने। हमारी प्ले लिस्ट पर जहाँ बहुत सारे फोल्डर हैं वहाँ पर, जिसमें दर्शन सीरीज का फोल्डर है जिसको ऋग्वैदिक काल से हमने कवर किया है, इन सारे फोल्डरों पर विजिट करें। जो भी वीडियो अच्छे लगते हैं उनको सुने और उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। अंत में निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें ताकि हम कोई सा भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। आप उसको तुरंत सुने और फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ इस वीडियो में मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद।